हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज से हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस की। यहाँ पर हम लोग स्टैटिक से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। थ्योरी पढ़ पाना अभी थोड़ा सा टफ है, थ्योरी भी हम लोग नहीं पढ़ सकते क्योंकि टाइम भी हमारे पास नहीं है, एग्ज़ाम हमारा आ गया है। तो उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण जो होंगे उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। लगभग 15-20 क्लासेस आप लोगों को यहाँ पर इसकी दी जाएंगी, जहाँ पर हम लोग 250 से 300 के क्वेश्चन 300 क्वेश्चन अप्रॉक्स यहाँ पर कर लेंगे स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड। अब स्टैटिक बैंकिंग में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो हमारा आरबीआई एंड इट्स फंक्शनिंग, ठीक है, ये सब स्टैटिक बैंकिंग में आता है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टैटिक बैंकिंग में आता है। बेसल 3 नॉर्म्स स्टैटिक बैंकिंग में आता है, ठीक है ना। और भी जो इससे रिलेटेड टॉपिक हैं, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हम लोग करेंगे। और इससे इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री और इससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज होगा उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आज ये पहली क्लास है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, सारे क्वेश्चंस के आंसर खुद से एक बार देने की कोशिश करिए, ठीक है ना। उसके बाद में सोल्यूशन तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन एक बार आप लोग खुद से भी आंसर देने की कोशिश करिए। तो लगातार ये क्लासेस आप लोगों को 15-20 क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएंगी। थ्योरी नहीं पढ़ सकते हैं, आपको पता ही है कि थ्योरी पढ़ने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, तो थ्योरी अभी नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हो सकेंगे वो कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को एग्जाम के पहले तक आप लोगों को वो सारी चीज़ें करा दी जाएँ। तो बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, सीधे क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर है, आप लोग देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कि क्या बोला गया है पहले क्वेश्चन में। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है। बैंक ऑफ बंगाल वॉज इस्टेब्लिश विद द कैपिटल ऑफ हाउ मच रुपीज़। बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कितनी पूंजी के साथ में की गई थी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा और ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की पूंजी के साथ में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। और ये बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। तो इसकी स्थापना बैंक ऑफ बंगाल की 2 जून, ठीक है, 2 जून 1806, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 2 जून 1806 को कोलकाता में की गई थी, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और 50 लाख रुपए का इसका इनिशियल कैपिटल था, इनिशियल अमाउंट था। इसके साथ में इतने पूंजी के साथ में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, व्हिच बैंक वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक भारत का दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक है, ऑप्शंस आप लोगों के सामने है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बॉम्बे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ बॉम्बे इसका आंसर हो जाएगा। और बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई हुई थी, क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना कब की गई थी। तो बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1840 में 52 लाख रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ में इसकी स्थापना की गई थी। कितना, 52 लाख, 52 लाख रुपीज़ की इनिशियल कैपिटल के साथ में बैंक ऑफ बॉम्बे का इस्टेब्लिशमेंट 1840 में किया गया था। और ये इंडिया का दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक है, ये इंडिया का दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक इंडिया का कौन सा है। ये जो सेकंड है ये थर्ड भी पूछा जा सकता था। तो उस केस में जो आंसर होता मद्रास होता, उस केस में आंसर मद्रास जो है वो इंडिया का थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक है। और इसकी स्थापना कब की हुई थी, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जुलाई 1843, इसकी स्थापना जुलाई 1843 में हुई थी। मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास जो कि इंडिया का थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक है, इसकी स्थापना जुलाई 1843 में 30 लाख रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ में की गई थी। कितना, 30 लाख रुपए, 30 लाख रुपए की इनिशियल कैपिटल के साथ में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई, जो कि इंडिया का थर्ड प्रेसिडेंसी बैंक है। इंडिया का दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो बैंक ऑफ बॉम्बे है। 52 लाख रुपए के साथ में इसकी स्थापना 1840 में की गई। यही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पर फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में हम लोगों ने जान लिया, दूसरा सेकंड प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में हम लोगों ने जान लिया। क्वेश्चन ये भी बन सकता है और ये दिमाग में आप लोगों के क्वेश्चन आना चाहिए था कि फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक कौन सी है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक जो है वो बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बंगाल जो ये है, ये फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया थी, ठीक है ना। फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया थी ये। और ये कितनी कैपिटल के साथ में स्टार्ट हुआ था ये, तो ये बताया अभी पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया था हम लोगों ने कि 50 लाख रुपए इनिशियल कैपिटल के साथ में 2 जून 1806, 2 जून 1806 में 50 लाख रुपए इनिशियल कैपिटल के साथ में
बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में। अब प्रेसिडेंसी बैंक क्या होता है, ठीक है ना, इसके डिटेल में अभी नहीं जाएंगे हम लोग। इसका जब हम इसको तब लोग पढ़ेंगे जब थ्योरी वाला पार्ट हम लोग करेंगे, तब उस टाइम पे इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग सारी चीज़ें एमसीक्यू के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, बस वही उतनी चीज़ें हम यहाँ पर करते चलेंगे और बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी प्रेसिडेंसी बैंक की बात हो रही थी, तो इस क्वेश्चन में वही पूछा गया है कि इन विच ईयर द प्रेसिडेंसी बैंक एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस, किस वर्ष प्रेसिडेंसी बैंक अधिनियम अस्तित्व में आया। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर हो जाएगा 1876 ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 1876 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और इस एक्ट के बाद में ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थी, अभी हम लोगों ने जो पढ़ा, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता, ठीक है ना, इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को एक कॉमन बॉडी ने मतलब अधिगृहित कर लिया, और ये तीनों बैंकें जो हैं एक कॉमन बॉडी के अंडर काम करने लगे, ठीक है ना। और इनके बिजनेस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए इस एक्ट के आ जाने के बाद में। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1876 ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, SDRs इज द एब्रीविएशन ऑफ, ठीक है ना, एब्रीविएशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीओ या क्लर्क किसी एक में भी, तो ये चीज़ें भी हम लोग जानते हुए चलेंगे। साथ ही साथ में इसको भी हम लोग करते रहेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन वगैरह हुआ करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर पूछा गया है कि SDR जो है किसका संक्षिप्त नाम है। SDR जो है ये किसका संक्षिप्त नाम है, इसका एब्रीविएशन क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्पेशल ड्राइविंग राइट्स, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी स्पेशल ड्राइविंग राइट्स हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कैसे मिलते जुलते ऑप्शन दिए गए हैं कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो आप लोगों को इससे बचना है। SDR के बारे में बस इतना ही जान लेते हैं। किसका, पहले तो हम लोग जान लेते हैं किसका एब्रीविएशन क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा स्पेशल ड्राइविंग राइट्स हो जाएगा, ठीक ना। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि SDR क्या होता है ये, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल लिक्विडिटी को इंक्रीज करने के लिए IMF फ्रेमवर्क के अंडर क्रिएट किया गया रिजर्व एसेट होता है, और इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। SDR को हम लोग पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, इसे हम लोग पेपर गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर अभी IMF की बात हुई थी, तो IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप लोग कमेंट कर बताएंगे। पिछले बैंकिंग वाले जो भी वीडियो हम लोग कर रहे हैं, लगातार ये सारी चीज़ें बता रहे हैं और आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं, तो ये अब सब अभी तक आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट डज ATM मीन, ATM का मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है ये, अव्वल दर्जे का बेसिक क्वेश्चन है ये, लेकिन इसको फ्रेम कर दिया गया है, जानना जरूरी है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड में कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में क्या होता है कि जब इस तरीके से मिलते जुलते ऑप्शन दे दिए जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगा या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन होगा। तो ये कन्फ्यूजन दूर करिए आप लोग, और अपने दिमाग में ये भी से रखिए कि इसका आंसर जो होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाएगा। ऑल टाइम मनी वाले भी होंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग जिनको यही पता होगा कि ऑल टाइम मनी है, तो ये सब नहीं है, सब फालतू की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसका आंसर होगा। ऑटोमेटिक और ऑटोमेटेड में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसीलिए ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, इलाहाबाद बैंक वॉज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक दैट वॉज सेटअप इन इलाहाबाद इन विच ईयर। इलाहाबाद बैंक पहला भारतीय स्वामित्व वाला बैंक था जिसे इलाहाबाद में किस वर्ष स्थापित किया गया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इलाहाबाद बैंक का भी नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया है, ठीक ना। इलाहाबाद बैंक ही रहेगा ये, और इलाहाबाद यहाँ पर है। इसको क्वेश्चन में फ्रेम करते समय मुझे प्रयागराज लिखना चाहिए था, लेकिन कोई गलत बात नहीं, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1865। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1865 इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि व्हिच बैंक वॉज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक। इसमें देखो ये स्टेटमेंट ही दिया गया है कि इलाहाबाद बैंक वॉज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, तो क्वेश्चन ये भी फ्रेम किया जा सकता था कि व्हिच बैंक वॉज द फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक। तो इस कंडीशन में आप लोग इलाहाबाद बैंक आंसर लगाते, ठीक है ना। इलाहाबाद बैंक जो ऐसी बैंक है जो पहली इंडियन स्वामित्व वाली, भारतीय स्वामित्व वाली बैंक है, ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा 1865 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1865
इसका आंसर हो जाएगा। और फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक जो है वो इलाहाबाद बैंक है। अब बात हुई है यहाँ पर इलाहाबाद बैंक की, तो इसके एमडी और सीईओ अभी करंट में एमडी और सीईओ कौन है, ये आप लोग कमेंट कर बताइए। इसकी टैगलाइन क्या है इलाहाबाद बैंक की, इसकी टैगलाइन भी आप लोग कमेंट कर बताइए। और इलाहाबाद बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आप लोगों को कमेंट कर बताना है। और ये पूछ इसलिए रहा हूँ क्योंकि बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले जो वीडियोस हम लोग लगातार बना रहे हैं, वहाँ पर लगातार ये सारी चीज़ें हर क्वेश्चन के साथ में बताई जा रही हैं। और आप लोग सीरियसली अगर उस वीडियोज़ को देख रहे हैं तो अभी तक ये आपको याद होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोगों को अब याद हो जानी चाहिए। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से भी फ्रेम किया जा सकता है। नहीं याद है तो रिवाइज़ करिए आप लोग। वीडियो खत्म होने के बाद में आप लोग जहाँ नोट्स वगैरह बनाते हैं, कहीं से भी आप लोग देखिए कि इसका एमडी और सीईओ कौन था, टैगलाइन कौन था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। पूछने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को आंसर करना ही है। आंसर करिए अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो कथा के तरीके से सुनकर नहीं चले जाना है। वीडियो खत्म होने के बाद में इसका आंसर आप लोगों को पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पंजाब नेशनल बैंक वॉज द सेकेंड इंडियन ओन्ड बैंक दैट वॉज सेटअप इन विच ईयर। पंजाब नेशनल बैंक भारतीय स्वामित्व वाला दूसरा बैंक था जिसे किस वर्ष स्थापित किया गया, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1984 इन लाहौर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 1894 में लाहौर में इसकी स्थापना की गई थी और दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय इसके फाउंडर थे। पंजाब नेशनल बैंक के अगर हम लोग फाउंडर की बात करेंगे तो दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय जी जो हैं पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर हुआ करते थे। 1894 में लाहौर में इस बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और यहाँ पर ये बताया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक वॉज द सेकेंड इंडियन ओन्ड बैंक। ठीक है ना, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक कौन सा था, इलाहाबाद बैंक। अगर ये पूछा जाए कि सेकेंड इंडियन ओन्ड बैंक कौन सा है तो फिर पीएनबी आप लोग, पंजाब नेशनल बैंक, ये आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ विच कमीशन। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिशों पर की गई थी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिल्टन यंग कमीशन। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई की स्थापना की गई थी। और हिल्टन यंग कमीशन जो है इसे रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फिनेंस के नाम से भी जानते हैं। फिर से सुन लीजिए आप लोग, हिल्टन यंग कमीशन को रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फिनेंस के नाम से भी जानते हैं। 1926 में इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था। 1926 में, ध्यान रखना, हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में अपना रिकमेंडेशन दिया था। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि 1926 में आरबीआई का स्थापना हो गई थी, आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट हो गया था। सिर्फ और सिर्फ 1926 में इस कमेटी ने अपना रिकमेंडेशन दिया था। अब आगे आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, आरबीआई ने वर्किंग कब से स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, तो जो ये बारीक डिफरेंस है, कमीशन की रिपोर्ट कब सबमिट की गई, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ आरबीआई का, आरबीआई वर्किंग कब से है, तो ये सारी चीज़ें जो डिफरेंस है यहाँ पर आप लोगों को क्लियर कर दिया जाएगा। और आप लोग इसको क्लियर करते चलिए, 1 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे। द आरबीआई वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर विच एक्ट। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई एक्ट 1934, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत में आरबीआई की स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के बाद में आरबीआई की स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में अपनी सिफारिश, अपना रिकमेंडेशन दिया था। आरबीआई एक्ट जो है ये 1934 में लाया गया था। इसके बाद जो है आरबीआई की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे। द सेंट्रल ऑफिस ऑफ द रिजर्व बैंक वॉज इनिशियली एस्टेब्लिश्ड इन विच सिटी। रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय स्टार्टिंग में, शुरुआत में कहाँ पर स्थापित किया गया था, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। अब नया नाम इसका कोलकाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, पुराना नाम इसका कलकत्ता था, नया नाम इसका कोलकाता है। इनिशियली कलकत्ता में आरबीआई का सेंट्रल ऑफिस था, जिसे बाद में 1937 में परमानेंटली मुंबई शिफ्ट कर दिया गया। और अभी आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक ना, अभी जो है आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और 1937 में कोलकाता से
इसका हेड ऑफिस जो है परमानेंटली मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, बैंकिंग एब्रिविएशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द CGFMU। CGFMU का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स। ठीक ना, याद रखिएगा आप लोग ये, इसके बारे में बहुत डिटेल में भी नहीं जानेंगे, क्या है ये, कैसे काम करता है, इसका क्या मतलब है, ये बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में भी नहीं जानेंगे। आगे जब कभी थ्योरी वाला पार्ट हम लोग पढ़ाएंगे आप लोगों को, तो वहाँ पर इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि इसका पूर्ण रूप, इसका फुल फॉर्म जो है वो क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट्स होता है। नेक्स्ट देखेंगे, द रिजर्व बैंक वॉज नेशनलाइज्ड इन विच ईयर। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा 1949, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1949 इसका आंसर हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक एक्ट 1948, आरबीआई एक्ट 1948, ठीक ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजर्व बैंक एक्ट 1948 के तहत 1949 में रिजर्व बैंक का नेशनलाइजेशन कर दिया, राष्ट्रीयकरण कर दिया। अगर एक्ट की बात पूछी जाएगी तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई एक्ट 1948 के तहत में जो है रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर ये पूछा जाएगा कि किस वर्ष इसका रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया, तो आंसर हो जाएगा 1949। तो दोनों के बीच में जो बारीक सा डिफरेंस है ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए, और आप लोग इसको समझिए, क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन पढ़िएगा, देखिएगा कि क्या पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना आंसर लगाइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फ्रॉम व्हिच ईयर द रिजर्व बैंक स्टॉप्ड एक्टिंग एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा। अभी इसका नाम म्यांमार कर दिया गया है। किस वर्ष से रिजर्व बैंक ने बर्मा सरकार के लिए एक बैंकर के रूप में काम करना बंद कर दिया? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब, और इसका जो आंसर होगा 1947, ऑप्शन नंबर ए। 1947 ऑप्शन नंबर है इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में भी इसके बारे में नहीं जानेंगे। जब आरबीआई के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को ईयर वाइज बताऊंगा कि कब आरबीआई एक्ट आया, कब रिकमेंडेशन आई, कब इसने बर्मा के लिए काम करना बंद कर दिया, कब इसने पाकिस्तान के लिए काम करना बंद कर दिया, कब इसने बर्मा के लिए करेंसी प्रिंट करना बंद कर दिया, ऑथराइजेशन कब मिली करेंसी प्रिंट करने की बर्मा के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं बाद में डिटेल्ड वीडियो में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PMMY? PMMY का पूर्ण रूप क्या है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना भी मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग ये गलती मत कर देना कि प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना लगा के आओ, ये नहीं, ये गलत है। अगर आपको ऑप्शन में प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना मिल रहा है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना दोनों मिल रहा है तो आप लोग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना पर ही लगाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना मिल रहा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नहीं मिल रहा है और नन ऑफ दीज मिल रहा है तो नन ऑफ दीज लगाएंगे। और अगर नन ऑफ दीज नहीं मिल रहा है तो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना पर ही आप लोग लगा दीजिएगा। वैसे इसका जो पूरा नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना नहीं है। तो चीज़ें ऑप्शन पे भी डिपेंड करेंगी। ऑप्शन आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ये क्वेश्चन इसीलिए फ्रेम किया गया है। प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका जो आंसर होगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसका आंसर होगा। और ये क्या है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसके बारे में बहुत डिटेल में भी नहीं जानेंगे, बस इतना जान लेते हैं कि ये कब लॉन्च की गई और किसके द्वारा लॉन्च की गई। तो पीएम मोदी के द्वारा ये लॉन्च की गई थी। और ये कब लॉन्च की गई थी? तो 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लॉन्च की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है, हु रेगुलेट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया? भारत में मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है? इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ऑप्शन आप लोग भी देने के आंसर आप लोग भी देने की कोशिश किया करिए। ऑप्शन देखने के बाद में गलत या सही कुछ भी आप लोग आंसर बोला करिए। एटलीस्ट थोड़ा सा ना जो नॉलेज है आप लोग चेक करते रहा करिए कि कितना आता है या नहीं आता है, ठीक है। आंसर तो मैं यहाँ पर बता ही रहा हूँ, लेकिन एक बार आप लोग खुद से भी बोलेंगे, खुद से भी आंसर देंगे तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है और थोड़ा आपको खुद भी अच्छा लगेगा कि नहीं यार चीज़ें आ रही हैं हमें, ठीक है ना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। भारत में जो मॉनेटरी पॉलिसी है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये रेगुलेट करता है। आरबीआई का मेन काम जो होता है वह
फिनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है और साथ ही साथ में इकोनॉमी में लिक्विडिटी लेवल बना रहे, लिक्विडिटी लेवल भी मेंटेन रहे, ये भी आरबीआई का मेन फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एब्रिविएशन से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। DICGC स्टैंड्स फॉर, DICGC का पूर्ण रूप क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं, बाद में जानेंगे। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिलहाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, बेसल कमेटी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, नेम द चेयरमैन ऑफ द बेसल कमेटी ऑन द बैंकिंग सुपरविजन, बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति का अध्यक्ष कौन है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा पैब्लो हर्नांज डी कॉस, ऑप्शन नंबर डी। बहुत कठिन सा नाम है इनका, याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। पैब्लो हर्नांज डी कॉस, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर हो जाएगा ना। तो बस ये नाम आप लोग याद रखिएगा, ये जो है बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के चेयरमैन हैं। बाकी बेसल कमेटी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। कंप्लीट थ्योरी इसकी बाद में पढ़ाई जाएगी, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करते चलते हैं। और ये जो जरूरी क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये यहाँ पर आप लोगों को कराए जा रहे हैं। फिलहाल इसका जो आंसर होगा पैब्लो हर्नांज डी कॉस, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा प्राइस स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए प्राइस स्टेबिलिटी इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी इकोनॉमी में अगर सप्लाई ऑफ मनी डिमांड के बराबर होगी तो प्राइस स्टेबिलिटी जो है ये बनी रहेगी। और इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई टाइम टाइम पर अपनी मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू करता रहता है, ठीक है ना। तो इसका फिलहाल जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा प्राइस स्टेबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, इन विच ईयर द बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS वॉज स्टेब्लिश, किस वर्ष बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की स्थापना की गई थी, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1930। ऑप्शन नंबर डी 1930 इसका आंसर हो जाएगा। और BIS का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा, तो बेसल स्विट्जरलैंड, ठीक है ना। बेसल स्विट्जरलैंड में जो है इसका हेडक्वार्टर होगा, बेसल स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर द RBI एक्ट 1934 वॉज अमेंडेड टू प्रोवाइड ए स्टैट्यूटरी बेसिस फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। RBI अधिनियम 1934 किस वर्ष में लचीली मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचे के कार्यान्वयन के लिए एक वैधानिक आधार प्रदान करने के लिए संशोधित किया गया था, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। हिंदी अगर टफ लगे, हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इंग्लिश आप लोग पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश समझ लीजिएगा। और इसका जो आंसर होगा मई 2016, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मई 2016 इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हाउ मेनी सेंट्रल बैंक्स एंड मॉनेटरी अथॉरिटीज आर करेंटली मेंबर्स ऑफ द BIS एंड हैव राइट्स ऑफ वोटिंग एंड रिप्रेजेंटेशन एट द जनरल मीटिंग्स, ठीक ना, एट द जनरल मीटिंग्स। वर्तमान में कितने केंद्रीय बैंक और मौद्रिक प्राधिकरण BIS के सदस्य हैं और जनरल मीटिंग में मतदान और प्रतिनिधित्व के अधिकार रखते हैं, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और BIS की स्थापना कब की गई थी, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये उसी BIS की बात हो रही है। BIS का हेडक्वार्टर भी वहाँ पर आप लोगों को बताया गया था। इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60, ठीक ना। कितने सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं BIS के अंडर, तो BIS के अंडर 60 सेंट्रल बैंक्स और मॉनेटरी अथॉरिटीज़ हैं जिनके पास में वोटिंग का भी राइट है और जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल मीटिंग्स में उनके बोलने का भी अधिकार है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 60 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेसल से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। बेसल 3 वॉज रिलीज्ड इन विच ईयर, बेसल 3 कब जारी किया गया था, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा दिसंबर 2010, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 2010 इसका आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2010 में बेसल 3 जो है जारी किया गया था। अब बेसल 3 नॉर्म्स क्या होते हैं, ठीक है, बेसल 3 नॉर्म्स क्या होते हैं अभी यहाँ पर नहीं जानेंगे, इसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बनाया जाएगा बाद में, जहाँ पर हम लोग बेसल 3 नॉर्म्स के बारे में जान लेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पिलर हैं बेसल 3 नॉर्म्स के, ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रॉपर डिटेल्ड
डिस्कस करेंगे। अभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हुए चलते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। आप लोगों का एग्जाम आ भी गया है तो ये चीज़ें थोड़ा जल्दी जल्दी कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज पिलर फर्स्ट ऑफ द बेसल 3 डील विद। बेसल 3 का पिलर फर्स्ट जो है, फर्स्ट पिलर जो है वो किससे संबंधित है, किससे डील करता है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और क्या है ये, मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन द रिस्क वेटेज एसेट, RWAs, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, मिनिमम रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बेस्ड ऑन रिस्क वेटेड एसेट। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। बेसल 3 में टोटल 3 पिलर हैं, बाकी के 2 पिलर और किससे संबंधित हैं, बाकी के जो और 2 पिलर बचे हुए हैं वो किससे संबंधित हैं। अगर आप लोगों को कुछ याद आ रहा है, कुछ पहले आप लोग पढ़े हुए हैं तो आप लोग कमेंट कर बताइए, ठीक है। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हु डिटरमाइंस द पॉलिसी इंटरेस्ट रेट रिक्वायर्ड टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट, ठीक है। मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत ब्याज दर का निर्धारण कौन करता है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे कि हम लोग MPC के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में कितने मेंबर हैं, कब इसका गठन किया गया, ठीक है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट लाकर इसका गठन किया गया, इसका हेड कौन है, ये सब जो है आगे जानेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। द MPC, द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर। MPC को एक वर्ष में कम से कम कितनी बार मीटिंग करना आवश्यक होता है, इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब। और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 टाइम्स, कम से कम 4 बार जो है मीटिंग करना उनका आवश्यक होता है। मॉनेटरी पॉलिसी को एक वर्ष में कम से कम 4 बार मीटिंग करना आवश्यक होता है। और साथ ही साथ में इस मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं उनकी जो रिपोर्ट होती है उसको भी पब्लिश करना आवश्यक होता है, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड 25 अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए यहाँ पर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सीरीज लगातार चलती रहेगी। 10-12 सेट इसका मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। लगभग 250-300 क्वेश्चन या और ज़्यादा क्वेश्चन जितने भी होंगे, आप लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड कराने की कोशिश में करूँगा, जो कि बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का करंट अफेयर्स का पार्ट जो है उसके लिए हम लोगों ने एक प्लेलिस्ट बना दी है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए। वहाँ पर हम लोग मंथली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस करते हैं। इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टैटिक बैंकिंग से पूछी जाती हैं, जैसे कि RBI की फंक्शनिंग क्या हो गई, RBI का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, RBI एक्ट कब लाया गया, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, इन्फ्लेशन क्या होता है, बेसल 3 नॉर्म्स क्या होता है, इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट क्या है, कैपिटल मार्केट क्या है, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। इससे स्टैटिक के क्वेश्चन 1-2 नंबर के बनते हैं, ठीक है ना। तो कंप्लीट थ्योरी अगर अभी हम लोग पढ़ने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और एग्जाम से पहले होपफुली मैं करा भी नहीं पाऊंगा। तो थ्योरी अभी रोक रहे हैं। अभी हम लोग जो है MCQ के फॉर्म में सारी चीज़ें यहाँ पर करते हुए चलेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फॉर्म में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं या जो फिर पूछे जाने की संभावना है, उन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर करते हुए चलते हैं। एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद में जो इसका थ्योरी वाला पार्ट है वो आप लोगों को बना दिया जाएगा आगे आने वाले वीडियोज़ में। अभी अगला जो एग्जाम और आप लोगों को आएगा उसके लिए वीडियोस आप लोगों को चैनल पर धीरे धीरे करके सिस्टमेटिकली एक एक चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।